नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। मेरे हिसाब से इस भारत देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं ना, सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी ही क्यों है। तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे अभी। इतना बता दे कि ये वीडियो शायद थोड़ा लॉन्ग हो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है। वन शॉट है ये, एक ही शॉट में पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आएगा। पहले आपके अंदर जो भी जानकारी डेमोक्रेसी को लेकर रही होगी या आज तक आप जो भी जान रहे होंगे, उससे जरूर आगे कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा या उसका कॉन्सेप्ट कुछ और अलग से आएगा, ये मेरी गारंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या। तो इससे पहले अगर आपने पढ़ाई किया होगा, देखो दो तरह के बुक्स हैं हमारे पास में पॉलिटिकल साइंस का 9th क्लास में, जिसमें एक में तो पहला ही चैप्टर स्टार्ट करता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। पर किसी किसी बुक में जो पहला चैप्टर है वो दिया जाता है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। अगर आपने वो बुक पढ़ा है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड का तब तो सही है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर मेरा अपना वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और वहां से वो जरूरी बहुत ज़्यादा है। वो डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन है, वो शुरुआत है, ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से समझ सके कि डेमोक्रेसी आया कैसे। आखिर डेमोक्रेसी आने का कुछ तो वजह रहा होगा ना। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो आने का कुछ तो वजह रहा होगा, तो वो आया कैसे इसके बारे में है। वो पूरी कहानियां हैं, अलग अलग देशों की कहानियां हैं, जिसके जरिए हम थोड़ा समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे आया, उसकी शुरुआत कैसे हुई। खैर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट में हमारा ये डेफिनेशन था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स होगा, जो रूल करेगा उस राज्य पे, उस स्टेट पे या पूरे उस देश पे, वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा। भाई डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोक्रेटिया जो ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है डेमोक्रेटिया। डेमो का अर्थ होता है पीपल और क्रेटिया का अर्थ होता है रूल, मतलब जनता का शासन। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें कि जनता अपने आप, इतने सारे लोग अपने आप पे शासन तो नहीं करेंगे, लेकिन वो एक रूलर को इलेक्ट करेंगे जो उन पे शासन करेगा, और वो रूलर उनके द्वारा इलेक्टेड होगा तो उनके अनुसार शासन करेगा। ऐसा कुछ हम लोग का परिभाषा ये सिंपली वो पहले चैप्टर से प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों पे ध्यान देना है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। वो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा होगा। दूसरा रूलर्स, रूलर्स कौन होगा। तीसरा पार्ट है इलेक्टेड, यानी इलेक्शन, कैसा इलेक्शन होगा। और लास्ट में है द पीपल, वो कौन से लोग होंगे जो इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन में हिस्सेदारी लेंगे और अपने कौन से रूलर्स को चुनेंगे। तो इन सब पे अब डिटेल में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या विशेषताएं हैं। आखिर डेमोक्रेसी हमारे यहाँ या बहुत सारे देश जो है वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी को अपनाते जा रहे हैं, तो इसमें कुछ तो सही रहा होगा ना, कुछ तो सही है। तो वो देखना है हमें कि आखिर इसकी विशेषता क्या है, डेमोक्रेसी को लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं। तो पहला है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। पहला फीचर क्या है कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर होगा वो उसके पास होगा जो जनता के द्वारा चुना गया है। यानी अभी अभी हमने वो अंडरलाइन किया था, इलेक्टेड बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा चुना गया हो। तो डेमोक्रेसी में पावर यानी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगा, उसके पास होगा जो जनता के द्वारा चुना गया होगा। अब इसको एक कहानी के जरिए समझते हैं कि जैसे मान लो कि आपने वोट दिया
या हमारा एक अपना देश है ना, हम अपने जो भी ये फीचर्स जितने भी हैं वो सारा का सारा हम अपने देश के एग्जाम्पल से सीखेंगे, अपने देश के एग्जाम्पल पे उसको फिट बैठाएंगे और उसके बाद समझेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है। आपके बुक में अलग अलग जगह का एग्जाम्पल दिया है, उसका भी थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे और उसके साथ साथ हम अपने देश से रिलेट करके इन सारे फीचर्स को समझेंगे और देखेंगे कि हमारे यहाँ ये फीचर सचमुच हैं या सिर्फ किताबों में है या सिर्फ कहने को है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो फीचर है वो कहता है कि जो फाइनल डिसीजन जो लेना होगा ना वो उसके द्वारा लिया जाएगा जो इलेक्टेड है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें हम वोट करते हैं और लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। आप अभी वोट नहीं करते पर आपके परिजन जो है, आपके घर के जो लोग हैं या आपके अभिभावक जो हैं वो सब वोट करते हैं, या आप अगर 18+ हैं तो आप भी वोट करते होंगे। तो वोट करने के बाद हम एक सांसद को चुनते हैं जो वहां पे पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं। पार्लियामेंट में बैठने के बाद अगर कोई नियम बनाना होता है, उनको कुछ भी नियम बनाना होता है तो उसके लिए वो बिल लाते हैं, बिल पे चर्चा होती है, वोट होता है और वोट होने के बाद वो बिल पास होता है। अब जब बिल पास होता है तो उसके बाद उस पे एक व्यक्ति जिनका फाइनल सिग्नेचर चाहिए होता है। आप जल्दी से बताइए कि, या फिर अपने मन में सोचिए कि वो व्यक्ति कौन होते हैं जिनका फाइनल डिसीजन हमें चाहिए होता है उस बिल को एक्ट बनाने के लिए। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव तो सुने थे, लोकसभा का चुनाव, हालांकि प्रधानमंत्री को हम लोग चुनते नहीं है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। हम चुनते लोकसभा के मेंबर्स को हैं और वो अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में आपको लग रहा होगा कि हम तो कभी प्रेसिडेंट का चुनाव किए नहीं, तो प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होता है भाई, प्रेसिडेंट तो इलेक्टेड होते नहीं हमारे द्वारा। तो हमारे द्वारा वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, इनडायरेक्टली वो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन इलेक्टेड होते हैं। तो फाइनल डिसीजन किसके पास में है, जो इलेक्टेड है, और उनमें भी उनको बस साइन करना है। बाकी जो भी बिल लाना, बिल पे चर्चा करना, बिल में क्या चीजें होंगी ये सारे चीजें तय करना, ये सब वो लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सब मिलकर उस काम को अंजाम देते हैं। आपके बुक में जो एनसीईआरटी में जो एक एग्जाम्पल लिया है वो लिया है परवेज मुशर्रफ का, जो पाकिस्तान के होते हैं। वहां पे फाइनल डिसीजन जो है वो एक मिलिट्री का अधिकारी लेता है, वो नहीं लेता जो जनता के द्वारा चुना गया। मतलब कि वहां का प्रधानमंत्री फाइनल डिसीजन नहीं लेता, बल्कि कौन लेता है, मिलिट्री का एक अधिकारी। उस समय की बात है जब 1999 में मिलिट्री कूप हुआ, पूरा का पूरा वो सैन्य शासन शुरू कर दिया था उन्होंने, परवेज मुशर्रफ ने। अब उसको पढ़िएगा डिटेल में, आपको वो बातें समझ में आएगी। अब आप सोचो कि अगर आपके यहाँ ऐसा हो कि फाइनल डिसीजन आपके द्वारा चुना गया शासक न लेकर कोई और ले, तो फिर क्या आप संतुष्ट होंगे? क्या आपको वो गवर्नमेंट का जो एक फॉर्म है वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। हम वो चाहते हैं कि जो हमारा जो चुना गया जो प्रतिनिधि है वही डिसीजन ले कि हमारे ऊपर कैसे शासन करना है। चलो दूसरे फीचर में आते हैं। दूसरा फीचर है ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों। डेमोक्रेसी के बारे में बताया जाता है कि हम डेमोक्रेसी तब कहेंगे जब वहां पे फ्री इलेक्शन होगा और फेयर इलेक्शन होगा। इस बात को भी हम अपने देश पे ही समझेंगे। हमारे यहाँ बिल्कुल देखने में तो एकदम से लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन बहुत अच्छे से करवा रही है, पर थोड़ा इसकी गहराई में जाते हैं। आपने कई बार यह आरोप लगते हुए सुना होगा कि वो जो पार्टी है ना, वो इलेक्शन के 1 या 2 दिन पहले 500 रुपए, 100 रुपए मुर्गा खिलाकर, समोसा खिलाकर, कोल्ड ड्रिंक पिलाकर वोट ले रही है या अपने पक्ष में लोगों को कर रही है। तो क्या इसे आप फेयर इलेक्शन कहोगे? 500 रुपए देकर, 100 रुपए देकर जो वोट लिए जा रहे हैं, क्या आप इसे फेयर इलेक्शन कहोगे? ये चीजें सामने दिखती तो नहीं है, पर हकीकत हमारे यहाँ की है। बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं हमारे यहाँ के जो वोट देते हैं
और वो इस आधार पे देते हैं कि या तो वो उनका कलीग है, या तो वो उनका रिश्तेदार है, या फिर उनसे कुछ 500,000 रुपए का या कुछ पार्टी मिल गई, कुछ फायदे मिल गए, इस हिसाब से वो उनको वोट करते हैं। दोस्तों ये फेयर इलेक्शन नहीं है। फेयर इलेक्शन तब होता जब जनता को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया होता कि आप वोट करें, जो आपको अच्छा लगता है आप उसे वोट करें। लेकिन ये जो हमारे देश में जो इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, वो चाहते ही नहीं है कि फ्री इलेक्शन हो, वो चाहते ही नहीं कि फेयर इलेक्शन हो। क्योंकि जिस दिन फ्री और फेयर इलेक्शन होने लगा ना, तो उस दिन ये जो बेकार बेकार किस्म के जो नेता लोग हैं ना, ये कब के उखड़ के फेंका जाएंगे, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा यहाँ पे। और मैं शुरुआत में ही इसलिए बोला ये बात कि इस चैप्टर के बारे में जानकारी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये जानना है, जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हम कैसे प्रतिनिधि को चुनते हैं। हम 500 लेकर प्रतिनिधि को चुनते हैं, या ये देखकर प्रतिनिधि को चुनते हैं कि वो हमारे लायक है या नहीं, हमारे ऊपर शासन करने लायक है या नहीं। तो हमें लगता तो है कि हमारे यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसे धांधली होते हैं। अभी तो चलो कुछ हद तक ठीक है, पहले तो हालात और भी ज्यादा खराब थे कि नक्सलियों के द्वारा या किसी एमसीसी के द्वारा उस जगह को सील कर लिया जाता था, उस बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था, और वहां पे किसी तरह से वोटिंग करवा ली जाती थी या अपने पक्ष में सारा का सारा वोट ले लिया जाता था। तो क्या ये जो हम देख रहे हैं वो फ्री और फेयर इलेक्शन है? मुझे तो नहीं लगता। बहुत जगह पे हालात अभी भी खराब हैं, बहुत ही बुरी स्थिति है हमारे यहाँ की, और ये जानबूझकर नेता लोग ही करते हैं ताकि उनको आराम से वोट मिलता रहे। तो ये सोचने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि हम कैसे वोट करते हैं, हम डेमोक्रेसी का सही इस्तेमाल करते हैं नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हो। तो डेमोक्रेसी का फीचर दोस्तों ये है कि वहां पे फ्री इलेक्शन हो और फेयर इलेक्शन हो। हमें ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का चमचा बनना चाहिए, ना ही कोई फेवरेट लीडर नहीं होता हमारा, कुछ नहीं। आप अच्छे काम करोगे आप हमारे बीच रहोगे, आप अच्छे काम नहीं करोगे आप हमारे बीच नहीं रहोगे, चाहे आप कोई भी हो। हम बिल्कुल फ्री होकर फेयरली इलेक्ट करेंगे अपने शासक को, तब जाकर एक डेमोक्रेसी उभरेगा, एक सही डेमोक्रेसी हमारे यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये सारे आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो, आप क्या करते हो। मेरा काम है मैं इस जानकारी को आप तक पहुंचा रहा हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे अब हैंडल करते हो, मुझे नहीं पता। बस आपसे एक उम्मीद है कि आप जब कभी वोट करोगे तो बिल्कुल फ्री होकर और फेयरली इलेक्ट करोगे अपने शासन को। तीसरा फीचर है दोस्तों, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यह भी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो भी एडल्ट हैं, जो भी 18+ हैं, सबका वोट देने का अधिकार है, सबके पास वोट देने का अधिकार है, और सबके वोट का एक ही वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, या धर्म के आधार पे कि इस धर्म के लोगों का जो वोट होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, इस धर्म के लोगों का वोट होगा उसका वैल्यू कम होगा, या इस राज्य के लोगों का वोट जो होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है, सबका वैल्यू सेम है। ऐसा भी नहीं है कि ये ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, ये महान लोग हैं, ये जो एक वोट करेंगे इनका वोट आम लोगों के 10 वोटों के बराबर होगा, ऐसा भी हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा था कि वहां कुछ लोगों का या कुछ खास समूह के लोगों का जो वोट होता है वो दूसरे लोगों के अपेक्षा ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है कि वहां के हर एक सिटीजन को, जो एडल्ट है, जो 18+ है, उसे वोट देने का जो अधिकार है, उसका जो एक वोट है वो हर किसी के बराबर है। उसका एक वोट उतना ही बड़ा है जितना किसी और का। एक धनी व्यक्ति का जो एक वोट है उतना ही वैल्यू रखता है जितना एक गरीब, एक मजदूर का जो एक वोट है वो वैल्यू रखता है। ऐसा होगा तो वो डेमोक्रेसी होगा। बहरहाल हमारे यहाँ तो ये है, हम इस बात पे ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, वोटिंग शुरू हुए, तभी से हमारे यहाँ जो एडल्ट है, 18+ है, वो सभी को वोट देने का अधिकार मिला, और सबके एक वोट का एक ही वैल्यू है। ये हम अपनाते आ रहे हैं।
और अपनाने को तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी है, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पे नहीं दिखता, वो दिखना चाहिए। चलिए तीसरा, और ये कंप्लीट करने के बाद जो चौथा जो फीचर है डेमोक्रेसी का, वो है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। ये चौथा फीचर्स वो ये कहता है कि एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, एक कोई लोकतांत्रिक जो सरकार होगी, वो शासन करेगी, वो रूल करेगी, लेकिन उसका जो रूल होगा वो लिमिटेड होगा। किसके द्वारा लिमिटेड होगा? जो हमारे संवैधानिक नियम बनाए गए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके द्वारा वो लिमिटेड होगा। मतलब वो जो मन में आए वो नहीं करेगा, वही करेगा जो संविधान करने को कहता है। अगर वो ऐसा काम कर रहा है जो संवैधानिक नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा, और फिर लोग उसके, अगर वो संवैधानिक नहीं है और वो कोई काम कर रहा है तो वहां की जनता क्या करती है? आंदोलन शुरू कर देती है। आप देखें कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ ऐसा हमें लगता है कि नहीं ये गैर संवैधानिक है, ये संवैधानिक नहीं है, तो हम उसके लिए, या फिर हमारे लिए लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसके लिए भी आंदोलन शुरू कर देते हैं। जैसे इसी में है ना सिटीजंस राइट्स, कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा बिल लाया जाता है संसद में जिसको बाद में जाकर कानून बनाया जाए, जो हमारे राइट्स को, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वो कम करता हो या उनको डिस्टर्ब करता हो, तो हम क्या करते हैं? उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आवाज उठाकर, उसका एक तरीका है आंदोलन करना। हाँ, कभी कभी होता यह है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो अहिंसक हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, सॉरी, हमारे यहाँ लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं? हिंसक हो जाते हैं। वो हिंसक नहीं होना चाहिए, हमें आंदोलन करना चाहिए अहिंसक से। अहिंसा बहुत जरूरी है, हिंसक होने से वो आंदोलन भी खराब हो जाता है। हमने देखा कि किसान आंदोलन, जो अभी अभी रिसेंटली किसान आंदोलन ही चल रहा था, जिसमें किस तरह से हमारे यहाँ, मतलब बताओ यार, एक 26 जनवरी एक रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है और उस समय इतने बड़े बड़े वो कांड हुए। अच्छा नहीं लगता है ये सब देखने में। फिर वो CAA NRC अभी तो आई भी नहीं है, CAA के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें भी वो हिंसा ही हिंसा दिख रहा था। तो ये सब अच्छा नहीं लगता। डेमोक्रेसी है, हमें अपने बात को उठाने का, बात को रखने का एक जगह मिलता है, हमें, हमारी वो आज़ादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने देश के ही संसाधनों को नष्ट करें, बर्बाद करें। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बर्बाद करना है तो उन नेताओं को करो जिनसे नाराज हो, उन गरीब मजदूर या उन रिक्शा चालक के रिक्शा को बर्बाद मत करो। बर्बाद करना है ना, उन नेताओं को बर्बाद कर दो। दिखा दो कि हम कैसे अपने नेता को इलेक्ट करते हैं, दिखा दो फ्री और फेयर रूप से वोट देकर। जब 500,000 रुपए और समोसा खाकर वोट देते हैं ना, तो ऐसे नेताओं से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? तो हमें इस बात पे, मुझे बहुत बुरा लग रहा बार बार यह बात बोलकर कि हम ऐसे अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन क्या करें, सच्चाई यही है, हो यही रहा है, बोलना पड़ रहा है। हम पढ़ते बस इसलिए नहीं है कि अपने एग्जाम में 9th क्लास का एग्जाम होगा भाई वोट दे देंगे, सॉरी वोट बार बार वोट ही आ जा रहा है। 9th क्लास का एग्जाम हो रहा है और उसमें बस इसका आंसर लिख देना है। नहीं, हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि इसकी जानकारी हमारे पास हो हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए पढ़ाई करते। तो आपसे उम्मीदें हैं, इसलिए मैं इतना कुछ बता रहा हूं आपको। चलिए, इसके बाद ये तो फीचर्स था डेमोक्रेसी का। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का जो हमारा पाठ है वो स्टार्ट करते हैं। वो है कि इतना कुछ फीचर जानने के बाद हम एक डेमोक्रेसी का क्या परिभाषा बता सकते हैं। क्या यह कहना बस काफी था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे जनता चुनती है, डेमोक्रेसी में जो रूलर है उसे सिर्फ जनता चुनती है? क्या सिर्फ इतना कहना काफी था? तो इतना काफी नहीं था। अभी जो हमने फीचर्स देखे, उन फीचर के जरिए अब हम इसका डेफिनेशन थोड़ा और दूसरे ढंग से दे सकते हैं। वो ये है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। पहला पॉइंट ये हुआ डेफिनेशन का कि जो रूलर्स होगा, जो वैसा रूलर्स जो लोगों के द्वारा चुना गया होगा, वही जो मेजर डिसीजंस होंगे, जो मुख्य जो वो डिसीजंस होंगे जो पूरे जनता के लोगों को प्रभावित करता है,
उस डिसीजन को लेगा कौन? जो इलेक्टेड होगा, जो रूलर इलेक्टेड होगा वही। तो डेमोक्रेसी का ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। जो इलेक्शन होगा वो फेयर अपॉर्चुनिटी देगा लोगों को। ये डेमोक्रेसी में इसको रिलेट करो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन से इसको रिलेट करो। और है ना कि डेमोक्रेसी कहती है कि जहां पे डेमोक्रेसी होगा वहां पे वहां की जनता को फ्रीली छोड़ दिया जाएगा, एकदम से फेयर अपॉर्चुनिटी होगा उनके पास कि आपको किसे वोट करना है और आपको किसे चुनना है। ठीक है, वो इक्वल बेसिस पे टू चेंज द करंट रूलर्स, अपने रूलर को भी चेंज कर सकते हैं वो, अगर उनको लगा कि ये रूलर सही नहीं है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। इक्वल बेसिस यानी कि 1 वोट 1 वैल्यू, इक्वल बेसिस हुआ 1 वोट 1 वैल्यू। चलो तीसरा पार्ट ये है कि गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। गवर्नमेंट जो होगा वो लिमिटेड होगा, किससे? कुछ बेसिक रूल्स से, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अभी अभी हमने देखा फीचर्स में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके द्वारा वो गवर्नमेंट लिमिटेड होगा। और साथ ही साथ जो सिटीजन्स का जो अधिकार है, जो जनता का जो अधिकार है उसके द्वारा भी वो लिमिटेड होगा। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उस जनता का या वहां की जो जनता है उसके अधिकारों को कम किया जा सके या उनका अधिकार प्रभावित हो। तो ये था डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन। इसके बाद हमारा एक टॉपिक ये है दोस्तों कि डेमोक्रेसी ही क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी तो समझ में आया, पर अब ये हमें जानना है कि डेमोक्रेसी ही क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी। और भी दूसरे गवर्नमेंट का फॉर्म है ना, जैसे यहां पे एक बातें कुछ ऐसी आती है कि अगर डेमोक्रेसी इतना ही अच्छा है तो हमारा देश करीब 70 साल हो गए आजाद हुए, 70 सालों से हमारे यहां डेमोक्रेसी है, लगभग 70 सालों से। उसके बावजूद भी गरीबी जहां थी, गरीबी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। 70 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। उस 70 सालों में हम अपने देश में गरीबी नहीं मिटा सके। अगर डेमोक्रेसी इतना ही अच्छा है तो हम अपने देश के जो गरीबी है उसको क्यों नहीं मिटा पा रहे? हम अपने आप को उन देशों के पास या उनके समक्ष क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? उनके समकक्ष खड़ा करना ये काफी है। अगर डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो हम क्या करते? अपने देश को भी उतना ही ज्यादा डेवलप कर लेते जितना और भी है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक सवाल आता है कि जब इतना कुछ प्रॉब्लम है फिर भी हम डेमोक्रेसी ही क्यों अपनाते हैं? तो इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत है। तो स्टार्ट करते हैं, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ऐसे आर्गुमेंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से कहा कि इतने साल हो गए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को अपनाए हुए, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अभी भी गरीब, बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूखे अपनी जान गंवा देते हैं। पेट, गरीबी तो छोड़ दो, पेट नहीं वो भर पाते और भूखे अपनी जान गंवा देते हैं। ये सब कुछ आर्गुमेंट्स हैं। अब भी सोचो, मैं अभी जो पॉइंट्स बताऊंगा ना, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप अपने तरफ से सोचो जो आपको लगता है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो। यानी डेमोक्रेसी है उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी में ये परेशानियां हैं। तो पहला आर्गुमेंट्स है लीडर्स कीप चेंजिंग, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। सही बात है, लीडर्स जो होते हैं वो लगातार चेंज होते हैं। देखो क्या था राजतंत्र में, क्या था, एक राजा आया 50 सालों तक, 60 सालों तक, 40 सालों तक लगातार राज कर रहा है। अब इतने सालों तक वो राज्य में वो राज कर रहा है, जाहिर सी बात है उसके पास अनुभव ज्यादा होगा उस राज्य के लोगों को लेकर। वहां की जनता क्या चाहती है ये बात उस राजा को ज्यादा पता होगा क्योंकि वो इतने सालों से वहां पे शासन कर रहा है। लेकिन एक गड़बड़ था यार कि उसे मालूम तो था कि जनता को क्या चाहिए, पर वो जनता के लिए करने के लिए मजबूर नहीं था क्योंकि उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं थी, वो मजबूर ही नहीं था। इसलिए राजतंत्र सही नहीं था ना। मन किया तो वो जनता के लिए काम किया, नहीं मन किया तो जनता के लिए काम नहीं किया। जनता उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती, अगर आवाज उठाती है
तो फिर परेशानियां उठाना पड़ता है। अब आप कहते हो अगर कोई तानाशाही शासक है, तानाशाह है, जो देश के लिए बहुत भला चाह रहा है, लेकिन बहुत सारे तानाशाहों का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो बहुत ज्यादा देर तक भला नहीं चाहते। ऐसे समय आ जाते हैं जब वो देश के लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, और अगर वो अब वहां के लोग अगर अपने शासक के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो दोस्तों उनकी क्या हस्र होती है यह आप जानते हैं। तो ये पहला आर्गुमेंट है, लीडर्स कीप चेंजिंग। सही बात है, हर 5 सालों पे हम अपने लीडर्स को चेंज कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि हम इतने आवाज बुलंद कर देते हैं कि वो पार्लियामेंट पहले ही भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाता है, और उसके वजह से फिर से रीइलेक्ट होते हैं, रीइलेक्शन होता है। तो इनस्टेबिलिटी तो आती है यहाँ पे। डेमोक्रेसी में यही होता है, लीडर्स चेंज होते रहते हैं तो जनता के बारे में थोड़ा कम ही सोचने का समय मिलता है उनको। खैर, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। ये जबरदस्त पॉइंट है। डेमोक्रेसी क्या है? एक कंपटीशन है। किस चीज का? पावर का। पावर का एक कंपटीशन, और जहां पे कंपटीशन पावर के लिए होना, शक्ति के लिए जब कंपटीशन हो तो वहां पे वो कहते हैं ना दंड भेद क्या क्या, वो सब कुछ लगा देते हैं लोग। शाम दाम दंड भेद सब कुछ जानते होंगे ये सब आप लोग, ये सब कुछ लगा देते हैं। अब एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हर हाल में पावर चाहती है। वो चाहती है कि इस बार सत्ता उसके हाथ में। अब सत्ता हाथ में हो इसके लिए जरूरी है कि उसको जनता का वोट मिले, और जनता का वोट मिले इसके लिए जरूरी है कि वो काम अच्छा करे या जनता के सामने वो अच्छा से रहे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वो पार्टी के जो नेता लोग हैं वो अच्छे तो होते नहीं है, बहुत कम ही लोग अच्छे होते। तो वो कोई तो अलग अलग तरीका अपनाएंगे वोट लेने का। तो वही फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जगह पे सबका धजिया उड़ जाता है। लोभ देते हैं, अलग अलग जनता को लोभ मिलता है। एक छोटा छोटा लोभ, पैसों का लोभ होता है। कहीं कहीं तो लोगों को शराब पिला दिए जाते हैं और वो वोट के लिए एग्री कर लिया जाता है। तो यहाँ पे मोरालिटी के लिए, इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है। हमको सत्ता में आना है, उसके लिए हमें जो करना होगा वो करेंगे। जनता चाहे क्या कर रही है, जनता का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस सत्ता चाहिए। इसका एक एग्जांपल रिसेंटली अभी मैं बिहार का बता रहा हूं आपको। बिहार में एनडीए की सरकार है अभी, और नीतीश चाचा हमारे सीएम है। लेकिन हो क्या रहा है, यहां क्या हो रहा है? मेजोरिटी किसके पास है? बीजेपी के पास। जेडीयू के पास बहुत कम सीट्स हैं। एनडीए की सरकार है जिसमें मेजोरिटी बीजेपी के पास है, लेकिन बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं है। बीजेपी अगर कुछ चाहती है करवाना तो वो करवा नहीं सकती, क्योंकि नीतीश चाचा का अधिकार वहां पे ज्यादा है। नीतीश चाचा मुख्यमंत्री हैं और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी बहुत अच्छी है और बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये वो बीजेपी है जो हर हाल में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी तरह से लटक गई है जेडीयू के साथ में, और यहां पे जनता का धज्जिया उड़ गया है। जनता कुछ अच्छे से काम नहीं देख पा रही, जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा, बस किसी तरह से सरकार चल रही है। हमारा बिहार जहां था वहीं आगे भी रह जाएगा। 10 साल दे दिए हम लोगों ने, और ये 5 साल आगे 15 साल। आज बिहार का क्या हुआ? उससे पहले तो छोड़ो क्या हुआ था, चारा की चोरी हुई थी, वो छोड़ दो। अब भी क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है हमारे पास? अभी भी तो कुछ नहीं है ना हमारे पास। कुछ तो नहीं हुआ ना इन 10 सालों में। हुआ, मान कहोगे आप, बोलोगे कि बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब सोचो कि 10 सालों में सिर्फ उतना ही होनी चाहिए थी। उतना ही होनी चाहिए थे। क्या हम वही अपेक्षा कर रहे थे अपने सरकार से? हम इसीलिए चुने थे ऐसे सरकार को कि हमें बस एक छोटे मोटे बदलाव ला दो और उसके बाद कहो कि हमने बहुत बड़े काम कर दिए। कुछ नहीं हुआ है यार। और जगह पे देख लो, दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है उनका। हमारे यहां बस सत्ता का खेल चल रहा है। हालात चाहे जनता का कुछ भी हो, बीजेपी उसके खिलाफ नहीं होगी।
बीजेपी उन नेताओं के खिलाफ नहीं हो रही। देख लो ना, जनता से कोई मतलब नहीं है उसको, जनता का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है उसको। वो क्या कर रही है, एक छोटे से छोटे पार्टी के साथ मिल मिलकर बस एक सत्ता बनाना चाह रही है अपना। तो क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। यहां पे मोरालिटी का कोई जगह नहीं, इंसानियत का कोई स्कोप ही नहीं। तो ये आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी ही तो है। सत्ता के चक्कर में इंसानियत को लोग भूल जाते हैं। चलो नेक्स्ट आर्गुमेंट है, वह डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इस पे चर्चा करते हैं, क्या आखिर ये लाइन कहना क्या चाह रहा है, कि ये कह रहा है कि इलेक्टोरल कंपटीशन के आधार पे है, तो इसके वजह से डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन को लीड करता है, मतलब डेमोक्रेसी के वजह से करप्शन आते हैं। अजीब लग रहा है सुनने में कि वो डेमोक्रेसी जिसे हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हो, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन ना हो, और यहाँ पे ये पॉइंट से बता रहा है कि डेमोक्रेसी के वजह से ही करप्शन है। तो एग्जैक्ट ये तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये सही है कि डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन है। उसको मैं अभी आपके सामने ये बताता हूं। ये देखो क्या है, इलेक्टोरल कंपटीशन है, मतलब वोट होगा, वोट के आधार पे ये कंपटीशन होता है। अपना को एबिलिटी यानी कोई टेस्ट नहीं है कि वो नेता लोग बैठ गए, कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन था उसको दिए, और वो जो जिनका ज्यादा मार्क्स आया सत्ता उनके हाथ में, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ये इलेक्टोरल कंपटीशन के पे आधारित है। तो हर हाल में जनता का वोट चाहिए, और जनता का वोट चाहिए तो जनता के बीच में जाएंगे। देखो 5 साल तो गए नहीं, 5 साल में 4 साल तो जनता के बीच में गए नहीं, तो लास्ट का जो 1 साल होता है वो एक सीजन होता है, चुनाव प्रचार का सीजन। और हम भी बड़ा खुश होते हैं, चुनाव प्रचार का वक्त आया है, अब क्या, अब तो बस नेताओं का हेलीकॉप्टर देखना है, नेताओं को देखना है, अपने फेवरेट नेताओं को देखना है। चमचा बनकर रह गए यार, अपने फेवरेट नेताओं को देखना है। हम लोग बहुत खुश होते हैं, हम उस नेता को वोट भी देते हैं जो हमारे बीच आता है उस समय इलेक्शन के टाइम में। याद करो, वो 5 साल में 4 साल नहीं आया आपके पास, वो 5वां साल आया है। आपको विकास नहीं देगा, वो आपको आपकी विकास हो इसलिए वो आपके बीच में नहीं आ रहा है, बल्कि उसकी विकास हो, उसको वोट मिले इसलिए वो आपके बीच में आ रहा है। और इतने बड़े बड़े रैलियां करने के लिए उनको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती। एक एक रैली में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर उतने करोड़ रुपए जहां जहां जनता के बीच में आप रैली करने जा रहे हो ना, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दो, उन पैसों से कुछ चीजें बनाओ जिससे उनको रोजगार मिले, तो फिर वो वोट आपको ऐसे ही दे देंगे। इतनी बड़ी बड़ी रैली करने की जरूरत नहीं है, आप वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं टीवी पे आके, जैसे रात के 8 बजे आकर नोटबंदी करते हैं। क्या जरूरत थी इस कोरोना जैसे पेंडेमिक में बंगाल में इतना बड़ा चुनाव प्रचार करने का, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करने का। मैं सिर्फ किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा, मैं उन सब की बात कर रहा हूं जो वहां पे जाकर रैली किए। और बाहर है हमारे देश की जनता जिसको अपना जान का फिक्र ही नहीं है, चले गए वहां उस रैली में, अपने जान को कोई वैल्यू नहीं, छोड़ दिया इसे। किस लिए? उस नेता का थोबड़ा देखने के लिए, उस नेता को देखने के लिए। वो नेता लोग जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बस उनका प्रदर्शन, वो सामने आपके सामने आ जाए और आप उनको वोट दे देंगे। वो ये जानते हैं और इसलिए इलेक्शन के टाइम में वो आपके बीच में आते हैं, फूल बरसाते हैं आपके ऊपर। फूल बरसा बरसा के ना फूल बना रहा है वो, जनता को फूल बना रहा है, फूल बरसा बरसा के। ये हम कब समझेंगे, समझ में नहीं आता, हम कब समझेंगे। तो क्या होगा, इतने पैसे खर्च होंगे तो वो कहां से आएगा वो पार्टी के पास? कोई तो फंड करेगा ना, कोई बिजनेसमैन। अभी देखो बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि ये अंबानी अडानी के इशारे पे काम करती है। तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये लोग रैलियों में इतना ज्यादा खर्च करते हैं जिसके वजह से जनता को लगती है कि इतने पैसे आए कहां से। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो फंड करते होंगे, ऊपर से जो कुछ चारा घोटाले ऐसे काम होते हैं, घोटाला करके अपना जेब भर लिए, आने वाले समय में रैली में उड़ाएंगे गर्दा।
तो हम कब समझेंगे हमें पता नहीं। आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि ये इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से करप्शन होता है, इस पॉइंट को समझ लो, काफी है। कुछ बातें जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थी, उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी है जो डेमोक्रेसी के साथ है, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, जो ये मजबूर कर देती है हमें कि नहीं, हमें डेमोक्रेसी ही सही है भैया, हमारे पास डेमोक्रेसी है, यही हमारे लिए अच्छा है। देखो क्या है, अभी हमने पढ़ा डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें खराब है, अभी हम लोग वो पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें सही है, क्यों आखिर हम डेमोक्रेसी को ही क्यों अपना रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है ना, वाई डेमोक्रेसी। तो उस वाई डेमोक्रेसी का जवाब हमें मिलने वाला है। वो पहला है ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, एक बेटर गवर्नमेंट है, जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना उनमें बेटर है ये। कम से कम यहाँ पे जनता को अपनी बात रखने का पूरा छूट मिलता है, समय दिया जाता है, इसलिए ये बेटर गवर्नमेंट का फॉर्म है। बोलता है इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना वो उतने अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, लेकिन डेमोक्रेसी में जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जो सरकार होती है उसकी। देखो कोई भी कामकाज होते हैं ना, तो हमारे प्रधानमंत्री हमें आकर संबोधित करते हैं। जैसे मान लो कि अभी पेंडेमिक के टाइम में लॉकडाउन लग रहा, लॉकडाउन खुल रहा है, या लॉकडाउन का पालन किस ढंग से किया जाएगा, या क्या क्या चीजें, जो कुछ भी स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, वो सारी बातें हमारे बीच हमारे प्रधानमंत्री आकर हमें बताते हैं। तो ये उनकी जवाबदेही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। कोरोना पे उनकी क्या राय है, कोरोना को वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये बताना उनका दायित्व है। जो हमारे शासक हैं उनका दायित्व है कि वो हमारे पास आकर बताएं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, और ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही है, बाकी देख लो ना। जैसे इस पॉइंट्स को मैं बताता हूं, एक चाइना की कहानी जो आपके बुक में भी दी गई है, मोर अकाउंटेबल की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। कभी एक बार की बात है, जो हमारा देश आजाद ही हुआ था, बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरे थे, और उस समय अकाल पड़ा था, बहुत विश्वव्यापी अकाल था। वो अकाल आप समझते होंगे, जब खाने के लिए अनाज का भी कमी पड़ जाता है। उस समय चाइना में करीब 3 करोड़ लोगों की जान गई थी, एक साथ अकाल पड़ा और 3 करोड़ लोग भूखे मर गए। 3 करोड़ लोग भूखे मर गए। चाइना पहले से आजाद था, चाइना के पास पैसा था, फिर भी 3 करोड़ लोग भूखे मर जाते हैं। लेकिन हमारा देश अभी गुलाम होकर आजाद हुआ था, अभी हालात हमारे उतने अच्छे नहीं थे तब, फिर भी हमारे यहां वहां की अपेक्षा मृत्यु बहुत ही कम थी। ऐसे कह लो कि हमारे यहां उस अकाल का ना के बराबर प्रभाव पड़ा था। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर 10 लोग भी मर रहे हैं ना, तो आपको, आपकी जवाबदेही है, आखिर आप उन्हें क्यों नहीं बचा पा रहे, ये आपकी जवाबदेही होगी। तो इसलिए हमारे यहाँ हम ये कहेंगे कि ये ज्यादा अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी कहती तो कहने को डेमोक्रेसी है, और देख लो ना क्या है, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी के राष्ट्रपति हमेशा सी जिनपिंग, सी जिनपिंग, सी जिनपिंग। कभी बदलते देखे क्या? नहीं बदलता वहां पे। और कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी दूसरा अगर खड़ा भी होना चाहती है ना, तो उसके अगेंस्ट नहीं हो सकती। चुनाव में अगर खड़ा भी होना है तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका सिग्नेचर होगा, वो अगर ऑफर करेंगे कि नहीं आप चुनाव लड़ सकते हैं तो लड़ सकते हैं। तो ये फेयर इलेक्शन ही है। खैर, हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट्स है डेमोक्रेसी के लिए, कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है। तो उसमें देखो कि क्या है, ये मोर अकाउंटेबल है। अब कोई नेता को जनता को जवाब देना है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, इस पे आपको जवाब देना होगा, तो फिर वो नेता गलतियां कम करना चाहेगा, और वो उसके लिए ना चाहते हुए या चाहते किसी भी हालत में जनता के लिए वही काम करेगा जो जनता के लिए सही है। दूसरा है डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का जो क्वालिटी है, जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, उसके क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करता है डेमोक्रेसी। देखो क्या है,
एक तानाशाही जो शासक है, जो एक तानाशाह है, वो क्या करता है, कोई भी डिसीजन लेना है तो वो जनता से पूछने नहीं चाहता कि आपको, आपके लिए ये डिसीजन सही है या नहीं। जनता के बीच में चर्चा वो नहीं करता ये डिसीजन लेने से आपको क्या नुकसान होने वाला है, बल्कि उसे जो मन में आता है वो डिसीजन ले लेता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि जब हमारे यहाँ कोई डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में बिल आते हैं, बिल, उस बिल पे चर्चाएं होती है और वो चर्चाएं बहुत दिन तक होती हैं, महीनों दिन लग जाते हैं, उस पर चर्चाएं चलती रहती है। अलग अलग हाउसेस में, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, यानी लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ चर्चाएं होती है। मंत्रीगण जो या फिर जो सदस्य हैं सांसद के, वे लोग क्या करते हैं, अपने अपना मत रखते हैं, अपना अपना व्यू रखते हैं कि उस बिल में क्या क्या गलतियां हैं और क्या क्या उस बिल के फायदे हैं, ये सारी बातें। अब वो जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपनी व्यू रख रहे हैं, मतलब वो चुनकर भेजे गए हैं जनता के द्वारा, तो वो जनता की व्यू है, वो अपना व्यू नहीं दे रहे, बल्कि वो अपने क्षेत्र विशेष, जिस क्षेत्र से वो चुनकर गए हैं, उसका व्यू रख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा डिसीजन सही ढंग से लिया जाता है, उस पर फिर वोटिंग होता है, तब जाकर वो एक्ट बनता है। तो डेमोक्रेसी में एक फायदा है कि हमारे यहाँ जो डिसीजन लिए जाते हैं, या जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो अच्छा होता है, थोड़ा उसकी क्वालिटी सही होती है। अगला पॉइंट है वो है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से, या फिर जो अंतर है जनता के बीच में, उससे डील करने का एक सही मेथड देता है। देखो, अगर इस जनता के बीच में जो डिफरेंस है उसे देखना है ना, तो भारत से अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। हमारे यहाँ ना जाने कितने प्रकार की भाषाएं लोग बोलते हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका रहन सहन, उनकी भाषा तो ही गई, उनका खान पान, जाति, धर्म, बहुत कुछ अलग है, डाइवर्सिटी है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ इतनी यूनिटी है लोगों में, मतलब सबको यूनाइट करके रखा है। इतने सारे राज्य हैं, अलग अलग राज्यों का अपना अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उसके बावजूद भी भारत के नाम पे वो एक है। आखिर ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जो ना ही उनके भाषा के आधार पे, ना ही उनके रहन सहन, खान पान या धर्म जाति के आधार पे भेदभाव करती है। भेदभाव होता ही नहीं है। अब जब भेदभाव होता नहीं है तो लोग तो चाहेंगे ना कि नहीं, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए, ये जो शासक है वो मेरे लिए भी काम कर रहा है, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों के लिए भी काम कर रहा है, वो बौद्धिस्टों के लिए भी काम कर रहा है, सबके लिए वो काम कर रहा है और सबके लिए बराबर का काम कर रहा है, और वो संविधान के दायरे में रह के काम कर रहा है। और संविधान जो है वो धर्म के आधार पे या किसी भी चीज के आधार पे भेदभाव नहीं करते, और जो संविधान को मानते हुए काम कर रहा है तो भेदभाव तो होने से रहा, भेदभाव तो होगा नहीं। तो ये क्या है कि जो डिफरेंस या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं ना, अंतर होने के वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट, विवाद जो हो सकते हैं, उससे डील करने का एक अच्छा जरिया है डेमोक्रेसी। आगे है डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। हाँ, ये तो है। तो लोकतंत्र जो है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, वो उनकी डिग्निटी को बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है? देखो क्या है, एक मुकेश अंबानी, एक जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो जाने माने लोग हैं, वो अपना एक वोट देते हैं, और एक गरीब तबका का जो लोग है वो भी अपना एक वोट देते हैं, एक मजदूर है वो भी अपना एक वोट देते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि मेरा वोट उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि उस मुकेश अंबानी का, जितना कि उस सचिन तेंदुलकर का, जितना कि स्वयं एक मोदी का, जितना कि स्वयं एक नीतीश कुमार का, एक लालू प्रसाद यादव का, हर किसी का वोट जितना वैल्यूएबल है उतना ही वैल्यूएबल उस गरीब का, उस मजदूर का भी है। तो उस मजदूर को लगता है कि नहीं, ये देश हमारे लिए तो सही है, ये गवर्नमेंट हमारे लिए तो सही है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए सही है। तो डेमोक्रेसी वहां के जो सिटीजन्स है ना, उनकी डिग्निटी को बढ़ाता है, उनको सम्मानित करता है, अपमान नहीं होने देता। अब सोचो कितना अपमान होता लोगों को
कि एक तरफ जो एक खास वर्ग के जो लोग हैं वो वोट करते और दूसरा वर्ग का लोग बस मुंह देखता, वो वोट नहीं कर पाता, या फिर अगर वो वोट करता तो उनके वोट की वैल्यू कम होती। तो उनको लगता ना कि ये लोग बड़े लोग हैं तभी तो इनके वोट की इतनी वैल्यू है, हम क्या चाहते हैं किसी को इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये गलत हो जाती है, दिक्कत हो जाता उनको। चलो आगे है, इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। सही बात है, हमने डेमोक्रेसी में अपने शासक को चुना और चुनने के बाद वो शासक, मुझे नहीं पता ना यार, गलती हो गई, जनता ही तो है, वोट किए और वोट करने के बाद जरूरी थोड़ी है कि वो शासक जो हमारा होगा बहुत अच्छा होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक जरिया है जिससे हम उससे बच सकते हैं। या तो पसंद नहीं आया तो आंदोलन खड़ा करेंगे और हिला कर रख देंगे उस सरकार को, मजबूर कर देंगे उसको उस सरकार को इस्तीफा देने पे, और नहीं तो अगले 5 साल बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं। अब ये 5 साल बाद जो चुनाव होने वाले हैं तब हम उसको तो नहीं चुनेंगे ना जो हमारे लिए सही काम नहीं कर रहा है, हम उस सरकार को चुनेंगे जो हमारे लिए सही काम करेगा। तो ये हमारे अपने ही मिस्टेक को सुधारने का एक ये देता है, अलाउ करता है कि हम अपने मिस्टेक को सुधारें, और ये 5 साल बाद ही सुधारने को मिल जाता है। तो हर हाल में अभी भी हमने सुना था कि स्टेबिलिटी थोड़ी नहीं रहती, और दूसरी तरफ ये भी है कि 5 सालों में ही हमें ये मौका मिल जाता है। तो कह नहीं सकते, ये कुछ था जो डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी क्यों, तो आपको यहाँ तक कुछ चीजें समझ में आई होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि एक डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। हम बस डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोल बोल के सही डेमोक्रेसी के मतलब को ही भूल जाते। ये था डेमोक्रेसी का सही मतलब, और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी ही क्यों, आखिर हम डेमोक्रेसी ही क्यों अपना रहे। तो उसके दो आर्गुमेंट्स देखे, एक तो जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, दूसरा जो डेमोक्रेसी के लिए है, डेमोक्रेसी क्यों है उसके लिए है। तो ये सब अब हम थोड़ा इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि अगर ये सारी चीजें हमारे यहाँ अपना ली जाए तो सोचो कि कितना अच्छा होता हमारे देश के लिए। अगर अकाउंटेबिलिटी सही हो, अगर दिल से वो जवाबदेह हो हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं वो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ का एक भी जनता भूखा मरेगा। अगर वो एक एक जनता के लिए अकाउंटेबल हो, तो अगर वो ईमानदार हो तो खैर पूरी तरह से डेमोक्रेसी हमारे यहाँ तभी आएगी जब हमारे देश के लोग चैन की नींद सोएंगे, हमेशा जब भी वो सोएं तो उनको कोई तकलीफ ना हो, और कम से कम इस देश में एक भी जनता भूखे ना मरे। सो जो भूख से तड़प तड़प के लोग जो मरते होंगे, उनकी क्या हालात होती होगी, उनके परिजन का क्या हालात होगी। आजादी के इतने वर्ष होने के बाद भी हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है। तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ तब आएगी, अच्छे ढंग से तब आएगी जब हमारे यहाँ एक भी जनता भूखे ना मरे। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने शासक को कैसा चुनेंगे और अपने शासक को ये बताएंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, आप मुझे अनपढ़ ना समझें। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आए होगी। फिर से आएंगे अगले चैप्टर को लेकर, अगले टॉपिक्स को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, बस आप सहयोग दें, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है मुझे, और मैं आपके बीच ऐसा ही आता रहूँगा। आपकी जब सहयोग मिलती है ना तो मुझे एक ताकत मिलती है, और वो ताकत काम करने में बड़ा मज़ा आता है, वो जो ताकत मिलती है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर से।